नमस्कार। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी अचानक से उभरकर सामने आ गई है। कई राजनीतिक दलों के माथे पर शिकन है, कुछ बहुत खुश हैं, कुछ आग बबूल है। आखिर ये पार्टी कैसे स्थापित दलों को चुनौती दे सकती है? कुछ युवा बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, कुछ इस पार्टी के खिलाफ दीमक पार्टी और हिट पार्टी बना रहे हैं। नए नए तरह के प्रयोग भारतीय राजनीति में इन दिनों देखने को मिल रहे हैं और ये सारा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया यानी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। एक्चुअल कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सोशल मीडिया पर है। एआई जनरेटेड वीडियो कॉकरोच पार्टी को जन जन तक पहुंचा चुके हैं। लाखों सब्सक्राइबर्स, करोड़ों फॉलोअर्स। क्या वाकई कॉकरोच पार्टी देश की तकदीर बदल सकती है? युवाओं को आंदोलित कर सकती है, ज़ेन जी जैसा आंदोलन खड़ा कर सकती है, या ये भी टाई टाई फिस हो जाएगी? देश में ऐसी बदलाव की लहरें कई बार उठी, कुछ आगे भी बढ़ी, परिवर्तन लाने में कामयाब भी हुई और कुछ काल के गाल में समा गई। देश का युवा आज दिशाहीन है, एल्गोरिदम का शिकार है। वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल रियलिटी पर भारी पड़ रही है। कॉकरोच पार्टी का जन्म युवाओं की ऐसी ही दिशाहीनता को कैप्चर करने के लिए हुआ है। हो सकता है कि ये निराश और हताश युवाओं को आवाज देने की कोशिश हो, और हो ये भी सकता है कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देश में कुछ माइंड्स ऐसे हैं जो जानते हैं कि मौके का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नैरेटिव क्रिएट किया जा सकता है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो, या राहुल गांधी, या फिर आम आदमी पार्टी, सभी नेता किसी ना किसी रूप से नैरेटिव सेट करके अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सियासी दलों का काम ही है कि वो माइंडसेट तैयार करे और उसे वोटों में तब्दील करके अपने सियासी गणित को सेट करे। लेकिन वास्तव में ना तो मुझे मोदी शाह की रणनीति से कुछ लेना देना, ना ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से। मेरा कंसर्न है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिन चीजों को लेकर जनता हतोत्साहित, परेशान, चिंता में, और युवा जिस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, बेरोजगारी जिसकी सबसे बड़ी समस्या है, उसको क्या दिशा मिलेगी? उसके मुद्दों को क्या एड्रेस किया जाएगा? सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें करती हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की। कोई भी सरकार एक सेट पैटर्न से अलग कुछ भी नहीं करती है। और यकीन मानिए, आप किसी को भी इस देश की सत्ता पर बैठा देंगे, वो वही करेगा जो पहले की पार्टियां या पहले की सत्ताएं करती चली आ रही। क्योंकि कोई भी राजनेता सेट पैटर्न से हटकर कुछ कर ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अकेले यदि वो क्रांतिकारी बन भी जाए तो पूरा सिस्टम क्या उनकी तरह सोच सकता है या क्रांतिकारी बन सकता है? क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अकेला व्यक्ति कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकता, और एक दिन ऐसा आता है कि वो सामूहिकता के माइंडसेट में खुद को ढालता चला जाता है। क्योंकि माया का संसार है, मैट्रिक्स का पूरा खेल रचा हुआ है। इस मैट्रिक्स के खेल में चाहे राजा हो या रंक, प्यादा हो या फकीर, बिजनेसमैन हो या युवा, सबको वही करना है जो माया का ब्लूप्रिंट कहता है। तो आप यदि इस भ्रम में हैं कि कोई जेन ज़ी आंदोलन खड़ा होगा और वो देश की तकदीर बदल देगा, कतई नहीं होगा। हाँ, सरकारें बदलती हैं तो थोड़े बहुत परिवर्तन आते हैं, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन उस पार्टी की विचारधारा का दिखता है, लेकिन मूल रूप से काम वही होता है। आज युवा
यदि सोचते हैं कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर देश की तकदीर, तस्वीर, दिशा और दशा बदल सकते हैं तो वो भी भ्रम में है, क्योंकि कोई भी देश सामूहिक चेतना से चलता है। आज भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में है, तो कल कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, आने वाले समय में कोई और पार्टी सत्ता में रह सकती है, और जो भी सत्ता में रहेगा उसके सत्ता में रहने के लिए आज ये जरूरी हो जाता है कि वो साम, दाम, दंड, भेद हर एक अस्त्र का इस्तेमाल करें, और सियासत में ये सब जायज माना जाता है। आज आप मुझे भी शिखर पर बैठा देंगे तो सत्ता चलाने के लिए, बरकरार रखने के लिए मुझे भी वही करना पड़ेगा जो सामूहिक चेतना कर रही है। हम सब की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वही हमारे राजा की कॉन्शियसनेस होगी। यदि हम स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को देखें, मंत्रियों को देखें, प्रशासनिक अफसरों को देखें तो उनके काम करने का तरीका भी आपको सेम दिखाई देगा। कोई भी व्यक्ति सिंहासन पर बैठेगा तो स्वयं का और अपने परिवार का घर भरना उसकी प्राथमिकता में शामिल है। एक बड़ा फंड इकट्ठा करना ताकि वो हाईकमान तक पहुंचा सके और खुद को इतना सशक्त कर सके कि विरोधी उस पर हावी ना हो जाए। इसके लिए वही सेट एजेंडा जो सब अपनाते आए हैं वही आने वाला शासक भी अपनाएगा। बातें इशारों में कह रहा हूं, समझने की है। खेल अदृश्य के मैदान का है जो दृश्य में दिखाई देता है। सूक्ष्म में जो लड़ाई चलती है गुणों की, उसी का रिफ्लेक्शन हम इन बुद्धों के रूप में शासकों और प्रशासकों के रूप में देखते हैं। अदृश्य का मैदान क्या है? वो मैदान जहां पर कॉन्शियसनेस के बीच में लड़ाई होती है, सत्व, रज और तम गुणों के बीच में लड़ाई होती है, माया जनित रियलिटी और ईश्वर जनित रियलिटी दोनों के बीच में युद्ध खड़ा होता है। और ये युद्ध का मैदान सिर्फ बाहर की जमीन नहीं, ये हर व्यक्ति का आंतरिक मैदान भी होता है। हम अपने अंदर भी देखें तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर भी सत्व, रज, तम तीनों गुणों का खेल चल रहा है। हम यदि मौका पाते हैं, समय मिलता है तो हम भी वही करते हैं, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, चोरी हो, बेईमानी हो, किसी भी तरह से आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने और कई पीढ़ियों को फाइनेंशियल और अन्य तरीके से सेव करने की प्रवृत्ति हर मनुष्य के अंदर इनबिल्ट है। ये इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, डर और भय के कारण हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुकी है। हर व्यक्ति उसी पैटर्न पर चल रहा है। हमें मौका मिलेगा तो हम वही गलतियां करेंगे जो दूसरा करता है, कहीं कुछ भी नहीं बदलने वाला। कॉकरोच जनता पार्टी एक आक्रोश का जरिया बन सकती है, तात्कालिक रूप से हाइप क्रिएट कर सकती है, कई नेता इसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बदलाव ऐसे नहीं आएगा। शासन प्रशासन तब तक यूं ही चलता रहेगा जब तक हम सब अपने अंदर की कॉन्शियसनेस में चेंज नहीं लाते। युवा जो कॉकरोचों के एआई जनित वीडियो देखकर इस पार्टी से जुड़कर देश को बदलने का दम भर रहे हैं, सबसे पहले वो अपने अंदर झांके। उन्होंने अपने स्वयं के माध्यम से इस धरती पर, इस देश की जमीन पर बदलाव लाने के लिए स्वयं क्या प्रयास किए, दूसरा क्या कर रहा है, सबसे पहले वो स्वयं क्या कर रहा है। क्या वो सक्रिय है? क्या पर्यावरण के संरक्षण में उसका कोई योगदान है? क्या इस देश की वायु को शुद्ध करने में उसने कोई भूमिका निभाई है? क्या स्वयं की चेतना को जागृत करने के लिए उसने कोई प्रयास किए हैं? एआई और इंटरनेट से जुड़ी हुई तमाम टेक्नोलॉजी कॉन्शियस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मनुष्यों के माइंड का गेम है, क्रिएशन है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं। ये नॉलेज बेस्ड है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, लेकिन दुनिया चलती है चेतना से। हम सब एक चैतन्य शक्ति से संचालित है। जड़ शक्ति हमें निर्देशित नहीं कर सकती। हम जड़ शक्ति के माध्यम से, एल्गोरिदम के माध्यम से स्वयं को और देश को बदलने की कितनी भी कोशिशें कर लें, ये कोशिशें नाकाम ही होंगी। इसलिए स्वयं की चेतना से जुड़ना, धरती के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए स्वयं से थोड़े बहुत प्रयास करना, ये बहुत महंगा। अपने स्वयं में बदलाव लाना, क्योंकि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो हमारी चेतना से होकर ही जाती है। हम एक कड़ी है। यदि हमारे अपने व्यक्तित्व में, आचरण में, व्यवहार में, बिहेवियर में, एक्शन में बदलाव आएगा तो इस देश के एक्शन में बदलाव आएगा।
यदि हम सुधरेंगे तो इस देश का राजा सुधरेगा। प्रजा की सामूहिक चेतना ही राजा की चेतना है। प्रजा का अधिकांश प्रतिशत यदि बेईमान है तो हमारा राजा भी बेईमान ही होगा। हम जैसे हैं यथा प्रजा तथा राजा, वैसा ही राजा होगा। अपनी चेतना को जागृत करके ईश्वरीय चेतना से जोड़ना, सामूहिक चेतना की शक्ति को पहचानना, अपने अंदर के बदलाव से बाहर के बदलाव को उत्प्रेरित करना, ट्रिगर करना, यही आज के युवा की जरूरत है। एल्गोरिथम बेस्ड कैंपेन, नए नए प्रोपेगेंडा, चाहे वो इस देश की धरती से शुरू हो या बाहर के तथाकथित जो एग्जीक्यूटिव माइंड्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचने वाले कथित इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कभी भी बदलाव नहीं ला सकते। नेगेटिव अप्रोच से कभी भी चेंज नहीं आता। पॉजिटिव अप्रोच से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा राजा यदि हमारे हितों के प्रति चिंतित नहीं है, हमारा सिस्टम यदि नीट के एग्जाम को प्रॉपरली कनेक्ट और एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहा, तो इसके पीछे क्या हम जिम्मेदार नहीं? पेपर खरीदने वाले कौन है? क्या शासन पेपर खरीदता है? एक डॉक्टर अभी पकड़ा गया, अपने बेटे को क्वालिफाई करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार। एक बिजनेसमैन अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए, पेपर खरीदने के लिए, मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, डॉक्टर बनाने के लिए पेपर बिकते थे ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये ट्रिगर कौन करता है? जो बड़े अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके पास पैसा है, वो सिस्टम को खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो बच्चे हैं वही अपने माँ बाप से कहते हैं कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं, आप पेपर ले आइए। सरकार को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान है, लेकिन पेपर खरीदने वाले कौन है? जो स्टूडेंट है और उनके माँ बाप है, वही तो हैं। और यदि बच्चे और उनके माँ बाप कहें कि नहीं, हम तो ईमानदारी से ही क्वालिफाई करें, तो सिस्टम पेपर बेचने की सोचेगा ही क्यों? सिस्टम में खामियां हैं, सिस्टम तो करप्ट है ही, लेकिन इसके करप्शन को कौन बढ़ाता है? 4 लोग लाइन में लगे हैं, एक पीछे वाला व्यक्ति सोचता है क्यों ना मैं लाइन क्रॉस कर जाऊं, आगे वो इशारा करता है कि तुम्हें मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, पहले मेरा काम। ऑफर करने वाला तो एक आम आदमी ही है। क्या हम ईमानदारी से अपना कार्य करने को तैयार हैं? अपनी बारी का इंतजार करने को तैयार हैं? दूसरे काबिल व्यक्ति को अपने से आगे जाने देने का मादा, साहस हमारे अंदर है। हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति हमसे ज्यादा काबिल है, तो इसको नीट क्वालिफाई करना चाहिए, इसे आईएएस ऑफिसर या बिजनेसमैन बनना चाहिए। क्या हम योग्यता को सम्मान देते हैं? या योग्यता हमारे अंदर नहीं, फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते? सोचिए, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। कॉकरोच और दीमक ये कोई हीन या निकृष्ट चीजें नहीं है, ये क्रिएशन का एक हिस्सा है। और सनातन धर्म में क्रिएशन के प्रत्येक अंग और अंश को बराबर मान्यता दी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एको हम द्वितीयम नास्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। जो भी तुम देखते हो, जिस जिस रूप में देखते हो, वो मैं ही हूं, उस रूप में मैं। तो कॉकरोच हो या दीमक हो, कीड़े हो या पतंगे हो, जड़ जंगात्मक जगत में प्रत्येक वस्तु ईश्वर ही है, ईश्वर का अंश और अंग ही है। सोचिए, थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए, इससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नमस्कार।